हे गाइस एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कैल्विन में। तो आज हम फिर आ गए हैं एक नए वन शॉट वीडियो के साथ में। बहुत अच्छे अच्छे और पॉजिटिव कमेंट्स, बहुत अच्छे अच्छे और पॉजिटिव फीडबैक हमें मिले हैं, जिसमें बच्चों ने कहा कि सर बहुत अच्छी सीरीज है, वन शॉट सीरीज जो है चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 की सीरीज 4 तक हमारी अपलोड हो चुकी है। इसी वजह से इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने डिसाइड किया है पूरा चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स, पूरा कोर्स वन शॉर्ट वीडियोस में आपको अवेलेबल करेंगे। और एक आध सब्जेक्ट्स का नहीं, सारे सब्जेक्ट्स का अवेलेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और बिजनेस स्टडीज तो हमारा चल ही रहा है, तो सारे वन शॉट्स आपको मिलेंगे। और कोशिश कर रहे हैं आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम से, हाफ ईयरली एग्जाम से पहले पहले वन शॉट्स की वीडियोस आपको दे दी जाए। तो आज हमारी चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टडीज का 5वां चैप्टर है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। अब शुरुआत करते हैं इस वाले चैप्टर को। इस वाले चैप्टर का नाम देखिए, इमर्जिंग। इमर्जिंग का मतलब क्या होता है? इमर्जिंग का मतलब होता है किसी चीज से उबरना, उठना। दैट इज कॉल्ड इमर्ज होना, उठना, उबरना, बढ़ना। तो ये है इमर्जिंग मोड्स के बिजनेस के अंदर कौन कौन से ऐसे मोड्स हैं, नई ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हमारा बिजनेस ऊपर जा रहा है। और कह सकते हैं कि एडवांसमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं बिजनेस के अंदर, चेंजेस क्या आ रहे हैं बिजनेस के अंदर, बिजनेस के तरीकों में और बिजनेस के प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या नई एडवांसमेंट्स आ रही हैं बिजनेस प्रोसेसेस में, टाइप्स ऑफ बिजनेस में, टाइप्स ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। दैट इज कॉल्ड इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ठीक है जी। तो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के अंदर कि भाई ई बिजनेस क्या होता है, बीपीओस क्या होते हैं, आउटसोर्सिंग क्या होते हैं, केपीओ क्या होता है, ये सब चीजें आप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो है हमारी नीड फॉर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, कि भाई इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की नीड क्यों पड़ी। भाई देखिए, अगर आप देखें पहले क्या होता था, पहले बिजनेस जो होता था बड़े लिमिटेड एरिया में आप करते थे। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली के अंदर आप कर रहे हैं बिजनेस, अगर आप कोई केरला में है किसी उसकी छोटे शहर में तो वहां पर आप बिजनेस करते थे। बट नाउ होल वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। पूरा वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड है, पूरा वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड है। आप चाहें किसी भी देश से सामान खरीद सकते हैं विदाउट गोइंग देयर, आप वहां जाए बिना कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। तो इसी वजह से अब क्या होता है, हमारे बिजनेस के अंदर चेंजेस आते हैं, खरीदने और बेचने के तरीकों में चेंजेस आते हैं, बिजनेस करने के तरीकों में चेंजेस आते हैं। पहले हमें और आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था जब हमें सामान खरीदना या बेचना होता था, बट अब physical existence of a person is not necessary. You are doing the shopping by when you are sitting in your bedroom or drawing room. आप सीधे अपने फोन उठाते हैं और अपनी शॉपिंग कर लेते हैं। तो इसी को बोला गया इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस में उभरते हुए मोड्स, उभरती हुई चीजें, उभरते हुए एलिमेंट्स, जिसकी वजह से बिजनेस को एक नई शेप मिल गई। तो क्यों हमने इमर्ज हो रहा है बिजनेस में? क्योंकि नाउ फिजिकल एग्जिस्टेंस इज नॉट नेसेसरी ऑफ द पर्सन इन बाइंग और सेलिंग द प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी बात, अब सिर्फ बाइंग और सेलिंग नहीं है, अब कंसेप्ट आया है मार्केटिंग का। और मार्केटिंग भी सोशल मार्केटिंग का कंसेप्ट आया है, जहां पर कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर को रिटेन करना है और सोसाइटी का भी ध्यान रखा जाएगा। अगर आपने इनमें से कोई भी एक चीज नहीं की तो आपका कस्टमर चला जाएगा, आपकी गुडविल उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी जितनी बननी चाहिए थी। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो ट्रेंड्स देखे गए हैं, सबसे मेन ट्रेंड्स जो चेंजेस आए हैं हमारे बिजनेस के अंदर, तो सबसे पहला है ई बिजनेस, दूसरा है आउटसोर्सिंग और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। इस वजह से हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। अब यहां पर आप देखेंगे केवल और केवल हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यहां पर ई बिजनेस और आउटसोर्सिंग। जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक
पार्ट बी में आपको पढ़ाएंगे हम चैप्टर नंबर 10th, उसका होगा ग्लोबलाइजेशन, वहां जाकर पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ हम ई बिजनेस और आउटसोर्सिंग के बारे में बात करेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं अब थोड़ा ई बिजनेस के बारे में। बहुत बच्चों ने सुना होगा ई बिजनेस। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, जहां पर भी ये ई वर्ड लग जाता है, जहां पर भी ये वर्ड ई लग गया, इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉनिक। इस ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। और इलेक्ट्रॉनिक के बाद एक टर्म है बिजनेस, यानी कि वो बिजनेस जो कैसे किया जा रहा है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक मींस। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मींस से जब हम इलेक्ट्रॉनिक मींस को यूज कर करके अपना बिजनेस करते हैं तो उसको बोला गया ई बिजनेस। ठीक है जी, तो ये हमारा ई बिजनेस हो गया जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज करते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर केसेस में हम ई बिजनेस में इंटरनेट को ही यूज करते हैं, क्योंकि अब मैक्सिमम जगहों पर इंटरनेट पहुंच चुका है, वाइडर रीच है, छोटे छोटे गांव में भी आपका इंटरनेट जा चुका है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में भी इंटरनेट जा चुका है। इस वजह से अब हम जो है मोस्टली काम जो है किसकी हेल्प से करते हैं? इंटरनेट की हेल्प से करते हैं। तो ई बिजनेस का मतलब क्या है? ई बिजनेस या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस refers to conducting business activities over internet or any other computer network, कोई अदर कंप्यूटर नेटवर्क हो, लेकिन मेनली क्या है? इंटरनेट। तो जो भी काम हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू करते हैं उसको बोला जाता है ई बिजनेस। ठीक है जी, तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है ई बिजनेस का। चैप्टर भी आसान है, छोटा सा है हमारा। ये जो आप पढ़ रहे हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिजनेस, बहुत छोटा सा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, लेकिन नंबर दिला के जाएगा आपको। और अब अगर आपने 3 से 4 चैप्टर, 3 चैप्टर मैं मानता हूं अगर जिस बच्चे ने 3 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिए बिजनेस स्टडीज के, तो उसके लिए आगे के चैप्टर्स बहुत आसान है। उसके ऊपर से जो बिजनेस स्टडीज का बर्डन है, जो बिजनेस स्टडीज का भूत है, उसके ऊपर से वो उतर जाता है। बच्चों को लगता है यार बिजनेस स्टडीज का मतलब है रटना, बहुत ज्यादा बर्डन, बहुत ज्यादा कोर्स। नहीं, बट अगर आपने अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर मेरे साथ किए हैं और अगर जिसने भी कर लिए वो 3 चैप्टर्स, तो उसके लिए आगे की पूरी बिजनेस स्टडीज आसान हो जाती है। और आगे की नहीं, मैं कहूंगा 12th की भी बिजनेस स्टडीज बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आपके ऊपर से ना एक वो जो हवा बना हुआ है, जो एक घोस्ट बना हुआ है बिजनेस स्टडीज का, वो उतर जाता है। ठीक, तो ये है हमारा ई बिजनेस। अब यहां पर एक छोटी सी बात करनी है। बहुत सारे बच्चे ई बिजनेस और ई कॉमर्स को, दोनों को एक साथ रखते हैं और कहते हैं कि ये दोनों चीजें सेम है, ई बिजनेस और ई कॉमर्स। ई बिजनेस और ई कॉमर्स, तो सबसे पहले आपको एक सबसे बड़ा डिफरेंस बताता हूं। बिजनेस जो टर्म है वो एक बहुत वाइडर टर्म है, और जो कॉमर्स है वो बिजनेस का पार्ट है। कॉमर्स जो है बिजनेस का पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता लग गया होगा कॉमर्स का मतलब क्या होता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर कॉमर्स में हम क्या करते हैं? चीजों की अदला बदली करते हैं, और उन अदला बदली में जितनी भी सर्विसेज होती है उन सबको कॉमर्स बोला जाता है। लेकिन बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब है प्रोक्यूरमेंट, प्रोडक्शन, सेलिंग, बाइंग, ये सब चीजें बिजनेस का मतलब है। बिजनेस के अंदर बहुत शुरू से, यानी बिफोर द प्रोडक्शन से काम शुरू होता है और आफ्टर सेल्स भी चलता रहता है। समझ आ रही है बात? लेकिन कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कॉमर्स का अगर मोटा मोटा देखूं तो कॉमर्स का मतलब है प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो कॉमर्स इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। सेम लाइक दैट मोस्ट ऑफ अस यूजिंग ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस इंटरचेंजेबली, बट इट इज नॉट ट्रू। अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, अब आप डिफ्रेंशिएट करना सीखिए। तो ई कॉमर्स जो है वो एक छोटा पार्ट है और ई बिजनेस एक बहुत बड़ा पार्ट है। E-commerce is the part of e-business. E-business is the wider term and e-commerce is the narrow term. E-business includes e-commerce and e-commerce is the part of e-business. ठीक है, तो e-commerce छोटा टर्म है और e-business बड़ा टर्म है, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक, तो जहां पर e-business यूज करना है तो e-business, जहां पर e-commerce यूज करना है तो e-commerce. E-commerce is just like exchange only through electronic mode, but e-business includes thinking about the idea, doing the business, production, procurement, selling, after sales, ये सब है बिजनेस। ई कॉमर्स तो सिर्फ एक एक्सचेंज है, और ई कॉमर्स क्या है?
जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं इन प्रोडक्शन और सेलिंग में, बाइंग में, वो सब है हमारा ई कॉमर्स। ठीक है जी। तो ई बिजनेस और ई कॉमर्स का डिफरेंस हमने आपको बता दिया। ये लंबी चौड़ी कहानी लग रही है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ई बिजनेस का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा होता है और ई कॉमर्स का स्कोप कम है, क्योंकि ई कॉमर्स ई बिजनेस का ही पार्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इसको टाइप्स ऑफ ई बिजनेस या ई कॉमर्स। तो ई बिजनेस जो होता है, अगर यहां पर कॉमर्स लिखा हुआ है तो इसको बिजनेस के पार्ट है। स्कोप ऑफ ई बिजनेस, तो ई बिजनेस का पार्ट ई कॉमर्स में आ गया। ये पार्ट्स है, तो पार्ट्स में कॉमर्स बोल दिया, होल में उसको हमने बिजनेस बोल दिया। तो सबसे पहला होता है बी टू बी, फिर होता है सी टू सी, फिर होता है बी टू सी एंड इंट्रा बी। बी टू बी का मतलब क्या है? जब लेन देन किसके बीच में होता है? बिजनेस से बिजनेस के बीच में, बिजनेस टू बिजनेस। सी टू सी क्या होता है? कॉमर्स टू कॉमर्स, कॉमर्स टू, सॉरी कॉमर्स टू कॉमर्स लिख रहा हूं, कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है। बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर, जब लेन देन किसके बीच में है? बिजनेस और कस्टमर के बीच में। और इंट्रा बी, इंट्रा बी बड़ी नई चीज है आप लोगों के लिए, इसको अभी डिटेल में जाके इसी की स्लाइड पे पढ़ेंगे। बेसिकली जैसे आपके कॉलेज में, सॉरी आपके स्कूल में कोई फंक्शन होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्पोर्ट्स वाले या डिबेट के, कैसे भी, तो एक होता है इंटर स्कूल और एक होता है इंट्रा स्कूल। जब इंटर स्कूल होता है तो बाहर वाले स्कूल्स के साथ मुकाबला होता है, लेकिन जहां पर इंट्रा लग जाता है, इंट्रा, तो ये जो होता है ये लेन देन होता है विद इन द सेम फर्म, विद इन द सेम फर्म। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, अभी आगे जाकर के पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमने आपको इसके मीनिंग बताए हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बी टू बी कॉमर्स क्या होता है। बी टू बी कॉमर्स हमने बताया था आपको, बिजनेस टू बिजनेस। जब बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से सामान खरीदता है तो उसको बोलते हैं बी टू बी बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो है कार बनाता हूं, मैं कार बनाता हूं, बट मैं टायर्स नहीं बनाता, व्हील्स नहीं बनाता। तो मेरे जो पड़ोसी है वो व्हील्स बनाता है, तो मैं उससे व्हील्स परचेज कर लेता हूं। तो मैं अपनी कार में उसके व्हील्स लगा करके अपनी कार बेच देता हूं। ठीक, तो ये होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस एंटिटी दूसरे एंटिटी के साथ जब बिजनेस करती है तो उसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये मार्कर बनाता हूं, मैं इसकी सिर्फ और सिर्फ बॉडी बनाता हूं, जो इसकी रिफिल है वो मेरी साथ वाली फर्म बनाती है। तो कभी हम क्या करते हैं, उसकी रिफिल लेके अपने मार्कर में डाल करके इसको बेच देते हैं, कभी वो हमारी सिर्फ बॉडी परचेज कर लेते हैं और वो अपनी ब्रांडिंग करके उसको बेच देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस। जब इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? एक बिजनेस फर्म और दूसरे बिजनेस फर्म आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, आपस में मिलजुल कर एक दूसरे से सामान खरीदते और बेचते हैं, तो इसको बोला जाता है बी टू बी कॉमर्स। दैट्स इट। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर। ये तो सेम सबको पता है, बिजनेस टू कस्टमर। आप गए एक मैगी लेने के लिए, ये है आप ABC आपका नाम है, और ये है XYZ जनरल स्टोर, XYZ जनरल स्टोर। तो आप यहां से कुछ मैगी परचेज करने गए हैं, और ये है, आप कौन है? आप कस्टमर हैं। आपने इस मैगी के 50 रुपीज दिए और उन्होंने आपको ये मैगी दे दी। तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस टू कस्टमर। जब डीलिंग किसके बीच में होती है? एक बिजनेस के बीच में और एक डायरेक्ट कस्टमर के बीच में जब डीलिंग होती है, उसको बोला जाता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, कंडक्टिंग सर्वेस टू डिटरमाइन कस्टमर प्रेफरेंस, आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज का मतलब जब चीज बिक जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मशीन लेके आए हैं, एक वॉशिंग मशीन, अब कोई भी दिक्कत होती है तो आफ्टर सेल सर्विसेज, गारंटी वारंटी जो भी होती है वो सब आफ्टर सेल सर्विसेज कहा जाता है। प्रोमोशनल एक्टिविटीज, एक 500 ग्राम का पैकेट लेंगे तो उसके साथ में 100 ग्राम का पैकेट फ्री, तो वो सीधे बिजनेस एंटिटी आपको ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर आर नोन एज B2C ट्रांजेक्शन। ठीक,
चलिए, B2B हो गया, B2C हो गया। अब इसको C2C में करते हैं। अब ये C2C क्या होता है? C2C का मतलब है कस्टमर टू कस्टमर। एक कस्टमर ने, कोई बिजनेस नहीं है मेरा, मैं एक कस्टमर हूं, मैंने ये रिमोट खरीदा था। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस रिमोट को बेच दूं, नया लेके आऊं, तो मैं एक बंदा ढूंढूंगा जिसको इस रिमोट की जरूरत होगी, तो वो मैं उसको बेच दूंगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आजकल OLX वगैरह पे जो हम सामान बेचते हैं, तो उसको बोला जाता है कस्टमर टू कस्टमर। एक कस्टमर, किसी भी बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कस्टमर से कस्टमर खरीद रहा है सामान। ऐसा पहले होता था, जब OLX नहीं था तो पहले कैसे होता था, हम बाजार में जाके अपना कोई पुराना प्रोडक्ट बेच के आ जाते थे। फिर वहां पर एक पुरानी दुकान की जो शॉप, पुराने सामान की जो शॉप होती थी, वो क्या करती थी, वो पुराना सामान बेचती थी, तो आप जाकर के वहां से परचेज करते थे। बट अब ऐसा ट्रेंड खत्म हो गया है। अब क्या है, अब झटपट आप अपना सामान OLX पे अपलोड कीजिए, या और भी बहुत सारी साइट्स हैं जहां पर आप अपनी सिर्फ बुक्स वगैरह बेच सकते हैं, स्पेशली डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। बट कुछ एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सब कुछ बिकवा रही है, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, बुक्स, नॉर्मल चीजें, कपड़े, कुछ भी पुराना सामान आप डाल दीजिए वहां पर बिक जाता है। तो अब ऐसा नहीं है, अब फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं होता, आपने अपना सामान रजिस्टर किया और किसी ने भी आपके सामान को खरीद लिया। तो ये होता है कस्टमर टू कस्टमर, C2C कॉमर्स। लास्ट और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए नया है, वो है इंट्रा बी। अब ये इंट्रा बी होता क्या है? बेसिकली अभी मैंने आपको बताया था, इंट्रा का मतलब मैंने अभी आपको बताया था। इंट्रा जो होता है, इंट्रा इंट्रा होता है जब कोई एक ही चीज के अंदर काम होता है। एक इंटर होता है और एक इंट्रा होता है। इंट्रा मतलब जब आप कर रहे हैं विद इन दी सेम ऑर्गेनाइजेशन, जब आप काम कर रहे हैं विद इन दी सेम ऑर्गेनाइजेशन। और जब इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब जब एक दो अलग अलग आइडेंटिटी के साथ काम करा जाता है, दूसरी एंटिटी के साथ काम करा जाता है। मैंने अभी बताया था इंट्रा स्कूल। इंट्रा स्कूल मतलब आपस में 9th-10th के बच्चों में, 10th के बच्चों में कंपटीशन हो रहा है। लेकिन जब इंटर स्कूल होता है तो क्या होता है, बाहर से बच्चे आते हैं, दूसरे स्कूल्स को भी इनवाइट किया जाता है। तो इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है? इंट्रा बी कॉमर्स मींस इंट्रा बिजनेस कॉमर्स। अब इसमें क्या होता है, एक ही फर्म होती है, एक फर्म के अंदर मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन का, एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस का, और एक डिपार्टमेंट है मार्केटिंग का। तो इन तीनों डिपार्टमेंट को आपस में कोलैबोरेट करना होगा। प्रोडक्शन वाले कहेंगे कि सर हमें इतना फाइनेंस दे दो, इतना पैसा दे दो, जिसकी वजह से हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे और फिर अपना प्रोडक्शन करेंगे। फिर प्रोडक्शन जब हो जाएगा तो वो मार्केटिंग वालों को बताएंगे कि सर हमने सामान बना लिया है, अब इस सामान को आप बेचिए। तो दिस इज कॉल्ड इंट्रा बी कॉमर्स। जब ट्रांजैक्शंस किसके बीच में हो रही हैं, जब लेन देन व्यापार किसके बीच में हो रहा है, विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, सेम ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट में जब काम होता है, उसको बोला जाता है इंट्रा बी कॉमर्स। ठीक है जी, इंट्रा बी कॉमर्स बात समझ आई? जब सेम ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम होता है, उसको बोला जाता है इंट्रा बी कॉमर्स। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा पानी पी लें तब तक। स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इंट्रा बी कॉमर्स जो है, इंट्रा बी कॉमर्स में इंटरनेट की आवश्यकता क्या है? आप जाके सीधे बोल दीजिए लाओ मुझे 50 लाख रुपए दे दो, ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था, ये सारा काम फाइल्स में होता था, फिजिकल फाइल्स जाती थी लिख करके, लेटर, एप्लीकेशन, रिक्वायरमेंट। अब क्या होता है, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। आपने कोई भी बिल बनाया, पटाख से ईमेल किया, नीचे अटैच कर दिया। तो इंटरनेट की हेल्प से ये सारा समय बच गया, फिजिकल एग्जिस्टेंस चीज़ों का कम हो गया, पेपर वर्क थोड़ा कम हो गया। तो ये सब फायदे होते हैं हमारे ई कॉमर्स के। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हम काम करते हैं, तो हमारी जो फाइलिंग है वो आसान हो रही है, एक जगह इकट्ठी हो रही है, और चीज़ों को निकालना ढूंढना अब आसान हो गया है। पहले बड़ा मुश्किल होता था इन सब चीज़ों को निकालना। कोई फाइल ढूंढनी है तो पूरी सारी ढूंढ रहे हैं, आप खाली 1 2 3 आपने टाइप किया कीबोर्ड पे, जो भी इनिशियल्स टाइप कर दिए, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है भाई, चलिए इसी के साथ हमारे स्कोप खत्म हुआ। अब आ जाते हैं ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। ई बिजनेस जो अभी लेटेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो हो रहा है हमारा,
और ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब जो पुराने जमाने में हम कैसे बिजनेस करते थे, क्या बिजनेस करते थे, उसको बोला गया ट्रेडिशनल बिजनेस। तो ई बिजनेस, सबसे पहले ईज ऑफ फॉर्मेशन। अब आपको पुराने जमाने में क्या होता था, एक प्रॉपर दुकान चाहिए, फिर उसके अंदर एक सेटअप चाहिए, उसके अंदर सामान लगा होना चाहिए, लोग आएंगे खरीदेंगे। बट और ई बिजनेस आपको किसी दुकान की जरूरत ही नहीं है, आप तो अपने प्रोडक्ट के फोटोज खींचिए, कहीं भी रख के खींच लो, जमीन पे रख के, दीवार पे रख के, पीछे बैकग्राउंड अच्छा कर दो, आप फोटो खींचो और वो चीज लिस्ट करा दो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो आप शुरू हो जाएंगे, अपना काम शुरू कर देंगे। तो ये है हमारा ई बिजनेस। तो ये इजी टू फॉर्म होता है। दूसरी बात, फिजिकल प्रेजेंस। ई बिजनेस में कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ना बायर की ना सेलर की, इसके अंदर जरूरी होती थी। तीसरी चीज, लोकेशनल रिक्वायरमेंट। इसके अंदर आप दुनिया में कहीं भी बैठकर, ई बिजनेस में कहीं भी बैठकर कहीं भी सामान बेच सकते हैं। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में जहां पर आपकी शॉप है, आप वहीं पर सामान बेच रहे हैं। अगर किसी को सामान चाहिए तो वो आपको पहले बुक करेगा, आकर के देखेगा, फिर देगा। नहीं, ई बिजनेस में क्या है, आप कहीं से बैठ के कहीं पे भी सामान भेज सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, हमेशा ई बिजनेस की कॉस्ट जो रहेगी वो कम रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस किसी चीज का नहीं है। यहाँ पर आपको फिजिकल कोई शॉप नहीं लेनी, गोडाउंस नहीं लेने, यहाँ पर सिंपली जो है आपको अपना काम कर लेना है ऑनलाइन वे में। इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बस ई बिजनेस में हाँ ये तो होता है कि आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होता है, जीएसटी नंबर वगैरह लेकर के, और अब फिर उसको अपने प्रोडक्ट्स को उसके लिस्ट करा सकते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट, चलाने की कॉस्ट, इस बिजनेस को चलाने की कॉस्ट हमेशा लो होगी, क्योंकि इसके अंदर फिजिकल सेटअप नहीं होता। बिजली, लड़के, लेबर, इन सब का खर्चा कम हो जाता है। रोज दुकान खुलेगी, सुबह से शाम तक लाइट जलेगी, पंखा एसी सब चलेगा। लेकिन अगर आपका ई बिजनेस है तो इस तरह का कोई आपका आउटलेट ही नहीं है, आप तो एक नॉर्मल जगह से भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ट्रेडिंग करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स होते ही नहीं है, दूसरे लोगों के प्रोडक्ट्स जो है उनसे बात कर लेते हैं कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो आप हम सामान दे देना, और वो जाके अपने नाम से लिस्ट करा लेते हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सप्लायर, यहाँ पर जो सप्लायर्स होते हैं, जहाँ पे जो सप्लायर है, मेरा सामान बिक रहा है किसके थ्रू, अमेजोन के थ्रू, तो मेरा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है डीलर से। यानी कि इंटरमीडियरी, जो बीच का आदमी है, जो बिचौलिया है, जिसके थ्रू मेरा सामान बिक रहा है, तो उससे मेरा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। बट इन केस ऑफ हमारा ये वाला ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारा जो कॉन्टेक्ट है वो डायरेक्ट नहीं होता। हमें पता नहीं होता कि हमारा इंटरमीडियरी कौन है, कौन हमारा सामान बिकवाएगा, तो इसके अंदर हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता। नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, यहाँ पर यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है ई कॉमर्स में, वो बहुत ज्यादा हायरार्किकल नहीं होता, आप किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस, जो कंपनीज होती हैं, जो फर्म्स होती हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा हायरार्की फॉलो होती है। पहले टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल, फिर उसके बाद वर्कर्स। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन है वो एक सीरीज में, एक चेन में चलता है। ठीक। तो यहाँ पर ये वाला डिफरेंस हो गया। और भी है अभी, रिस्पॉन्स टाइम इन मीटिंग। ई बिजनेस में आपको कुछ भी काम होता है वो आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स देता है, फिजिकल में टाइम लगाता है, यहाँ पर ज्यादा टाइम टेकन है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यहाँ पर वर्टिकल होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वर्टिकल होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसपे आपका ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। लाइक सबसे पहला सीईओ, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट मैनेजर्स, फिर उसके बाद सुपरवाइजर्स, फिर उसके बाद वर्कर्स। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो वर्टिकल है, यहाँ पर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब जब सेम लेवल के लोग आपस में काम करते हैं, बात करते हैं, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल। और जो ई कॉमर्स में होता है वो मोस्टली स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक। तो ये बिजनेस प्रोसेस साइकिल यहाँ पर कैसी होती है, यहाँ पे शॉर्ट बिजनेस साइकिल होती है और यहाँ पर लॉन्ग होती है, क्योंकि हर चीज जो है यहाँ पर पहले से अवेलेबल नहीं होती। ई कॉमर्स में, ई बिजनेस में आपकी जो सामान है वो पहले से अवेलेबल होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम होता है, फिजिकल में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक। तो इसी के साथ काफी है, इतने ज्यादा 5-6 पॉइंट्स बहुत होंगे।
लेकिन याद रखिएगा जब भी पेपर में आए डिफरेंस तो 3 पार्ट में ही डिफरेंस को बनाइएगा। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें बेसिस बनाया जाता है। बेसिस ऑफ डिफरेंस आप क्या दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, चलिए बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के बेनिफिट्स क्या क्या है ये तो अब आपको सबको पता चल गए होंगे। डिफरेंस आपने देख लिया कि आसानी से एस्टेब्लिश होता है, ऑर्डर प्रोसेस साइकिल कम होती है, बहुत तेजी से ऑर्डर इसका प्रोसेस होता है, कन्वीनियंट रहता है, कहीं कहीं भी बैठ के आप इसको कर सकते हैं, कॉस्ट इसकी कम रहती है। ठीक, तो सबसे पहला इसका बेनिफिट क्या है, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। तो जब आप ई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको फिजिकल शॉप्स की, गोडाउन्स की जरूरत नहीं होती। आप जो है डिस्प्ले के लिए कम पैसा खर्च करते हैं। आप पैसा लगाते हैं कहाँ पर, अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कराने पे। आप अपने मोबाइल से भी खींच के डाल देते हैं। आजकल तो मोबाइल बहुत अच्छे हैं। पहले होता था कि लोग प्रोफेशनल लोगों को बुलाते थे और अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कराते थे। आजकल नॉर्मल मोबाइल इतने अच्छे आ गए हैं, आप अपने प्रोडक्ट की फोटो खींच के अपनी साइट पे अपलोड कर दें अगर आप डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी ई कॉमर्स साइट के थ्रू सेल कर रहे हैं लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजोन, वहां पर अपलोड कर दीजिए। दूसरी चीज है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब क्या है, आसानी से आप अपना सामान खरीद भी सकते हैं, सॉरी बेच भी सकते हैं, और आपका सामान कोई दूसरा आसानी से खरीद भी सकता है, तो दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंट। स्पीड होता है अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट मिंत्रा पे हम क्या देखते हैं, अभी ऑर्डर कीजिए और शाम तक प्रोडक्ट आ भी जाता है, फास्टेस्ट डिलीवरी का ऑप्शन हमें मिलता है। ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम रहता है यहाँ पर। ग्लोबल रीच, ग्लोबल रीच का मतलब पूरी दुनिया में आप अपना सामान डिस्प्ले कर सकते हैं। आपने तो बस खाली साइट पे डाल दिया, अब कोई भी सर्च करेगा, कोई सर्च करेगा ये मार्कर, तो मार्कर में उसके पास लॉट ऑफ ऑप्शंस आएंगे। कौन सी कंट्री का मार्कर चाह रहा है वो, इंडिया का, चाइना का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, कोरिया का, जापान का, वहां पर उसके वो भी फिल्टर्स होते हैं, वो भी ऑप्शन में। तो आपके अगर कोई बंदा एक मार्कर खरीदना चाह रहा है जो इंडिया में बना हुआ है, तो वो अपने घर बैठे खरीद सकता है, भले से वो 1000 किलोमीटर भी क्यों ना बैठा। ठीक, नेक्स्ट इज मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। अभी हमने बताया इंट्रा बी कॉमर्स में क्या होता है, इंट्रा बी कॉमर्स में विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जितना काम होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होता है, तो यहाँ पर पेपरलेस काम होता है। हर चीज इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू हम फाइल सारी सेंड करते हैं, तो पेपर वर्क हमारा कम से कम होता है। ठीक, तो ये हैं बेनिफिट्स ई बिजनेस के। ठीक है जी, अब आ जाते हैं एक बड़ी अच्छी चीज आउटसोर्सिंग पे। अब ये आउटसोर्सिंग जिनके लिए नया है उनको बता देता हूँ। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आउटसोर्सिंग बेसिकली क्या है, आउटसोर्स, आउटसोर्स, आउट मतलब बाहर, सोर्स मतलब कहां से आया वो, आप कहां किसको दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग। तो आपने अपना काम किसी तीसरे बंदे से करा लिया, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। चलो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास मेरे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अब क्या होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अब मुझे एक कोई सिक्योरिटी गार्ड रखना है। सिक्योरिटी गार्ड की एग्जांपल ही ले लेते हैं, पीछे लगी हुई है। सिक्योरिटी गार्ड मुझे रखना है भाई, और मुझे 2 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। अब 2 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए तो इसके लिए एक प्रोसेस ये है कि मैं एक प्रॉपर ऐड दूं, प्रॉपर ऐड दे दूं एक न्यूज़पेपर में कि भाई हमें 2 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए और हमें ऐसे ऐसे चाहिए, और ये जो है 2 सुबह में और 2 रात में, तो मुझे 4 सिक्योरिटी गार्ड को हायर करना पड़ेगा। फिर 1 महीने बाद कोई एक चला जाएगा, फिर 2 महीने बाद दूसरा चला जाएगा, तो मैं बार बार यही काम करता रहूंगा क्या, ऐड देता रहूंगा और सिक्योरिटी को बुलाता रहूंगा। तो सबसे अच्छा काम क्या करूं मैं, मेरा काम, मेन मोटिव हमारे इंस्टीट्यूट का क्या है, पढ़ाना, तो वो काम हम कर रहे हैं। ये काम हमारा नहीं है, सिक्योरिटी जो है वो हमारा मेन पर्पस, मेन काम हमारा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा बंदा ढूंढेंगे जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता हो, जो सिक्योरिटी की सर्विस प्रोवाइड करता हो, उसका काम सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस देना हो। जैसे हमारा काम पढ़ाना है, हम कहीं भी जाकर के पढ़ा देंगे, तो ऐसे ही वो लोग भी क्या करते हैं, लोग हायर कर लेते हैं जिनका काम क्या होता है, जो सिक्योरिटी गार्ड बना देते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। तो मैं उनको कॉल करूंगा कि भैया मुझे 4 गार्ड्स चाहिए, 2 सुबह में 2 शाम रात में, तो वो कहेगा हो जाएगा। अब क्या होता है, 1 महीने बाद एक जो आ रहे थे मेरे यहाँ पे गार्ड, वो छोड़ के चला गया, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो छोड़ के चला गया, वो बंदा किसी और को अरेंज करके उसकी जगह पर भेज देगा। तो दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। जब आप अपना काम किसी और से करा रहे हैं, और वो कौन है, कोई और कौन है, जो अपनी फील्ड में स्पेशलाइज है, जो अपनी फील्ड में स्पेशलाइज है,
उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। तो आपने अपना काम खुद ना करके किसी थर्ड पार्टी से, किसी बाहर के बंदे से करा दिया जो उस काम में एक्सपर्ट होता है, तो इट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। अब इसके आउटसोर्सिंग के बड़े फायदे हैं। एक तो मुझे स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स मिल गई और मेरा बर्डन नहीं बना, किसी भी तरह का बर्डन नहीं बना कि मैं लोगों को बुलाऊं, इंटरव्यू लूं, सैलरी डिस्कस करूं। सीधे मैं उनसे बोलूंगा कि भाई मुझे 4 लोग चाहिए, वो मेरे यहाँ भेज देंगे। और सबसे अच्छी बात ये होती है, जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैं अगर खुद हायर करूंगा तो उनके रहने का, खाने का सारा सब कुछ मुझे देखना पड़ेगा। बट अगर मैंने किसी कंपनी से, बाहर की कंपनी से वो चीज, वो सर्विस ली है, तो वो मुझे सस्ता पड़ जाएगा, मुझे ज्यादा हेक्टिक परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। आउटसोर्सिंग रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। आप किसी बाहर वाले को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू द थर्ड पार्टी which were earlier performed by the organization, which were earlier performed by the organization. For example, many companies have started outsourcing cleaning and security activities to outside agencies on a contractual basis. आपको बहुत जगह देखने को मिल जाता है कि हम लोग ये काम खुद ना करके, खुद लोगों को हायर ना करके किसी एक कंपनी को ठेका दे देते हैं कि यार तुम कराते रहो हमारा काम और हमसे महीने के महीने पैसे लेते रहो। तो दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। अब बात समझ आ गई, नए नए बच्चों को भी बात समझ आ गई। आउटसोर्सिंग का मतलब है काम खुद ना करके किसी बाहर वाले को उसका कॉन्ट्रैक्ट दे देना, और बाहर वाला उस चीज में परफेक्ट होता है, वो उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ठीक, चलिए जी, आउटसोर्सिंग, नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग, क्या नेचर होता है? आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट का मतलब हम क्या करते हैं, यहां पर हम किसी आउटसाइडर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, आउटसाइडर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, और वो कौन होता है? वो उस काम में परफेक्ट होता है। जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज आर आउटसोर्स्ड। अब इसका मतलब क्या होता है नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज? अभी शुरुआत में ही मैंने एग्जांपल लिया था। हमारा कोर एक्टिविटी क्या है? केल्विन कॉमर्स की, केल्विन की कोर एक्टिविटी क्या है कि हम लोग पढ़ाते हैं, ये हमारी कोर एक्टिविटी है। सिक्योरिटी, क्लीनिंग, ये सब हमारी कोर एक्टिविटी नहीं है। तो कोर एक्टिविटी क्या होती है? पढ़ाना। पढ़ाना हम किसी को आउटसोर्स नहीं करेंगे, पढ़ाने के लिए हम खुद के टीचर्स रखेंगे, खुद पढ़ाएंगे, ये हमारी कोर एक्टिविटी है। तो हम केवल वो चीजें आउटसोर्स करते हैं जो हमारी कोर एक्टिविटी नहीं होती। तो हमने गार्ड्स बाहर से बुला रखे हैं, क्लीनिंग स्टाफ हमारा बाहर से आ रखा है, कोई ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि लोग को छोड़ना है, स्टाफ को छोड़ना है, लेके आना है, तो वो भी हमने उसके लिए बसेस वगैरह, वैन वगैरह हायर कर रखी हैं, दूसरी कंपनी को उसका ठेका दे रखा है। लेकिन पढ़ाने का काम हम खुद ही करते हैं। पढ़ाने के लिए भले से टीचर्स बाहर से बुलाने पड़े, रखने पड़े, परमानेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल, वो सब हमारे पास रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज प्रोसेस में भी आउटसोर्स टू अ कैप्टिव यूनिट और अ थर्ड पार्टी। अब ये कैप्टिव यूनिट और थर्ड पार्टी का मतलब समझ लो। बेसिकली कैप्टिव यूनिट क्या होती है? बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम एक प्रॉपर फर्म बना लेते हैं, और वो क्या फर्म क्या काम करती है? वो मेरी जितनी भी कंपनीज हैं उन सारी, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फर्म है, उसकी 5 ब्रांचेज हैं, मेरी 5 ब्रांचेज हैं, और उन सभी को एक तरह की सर्विस की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल उन सभी को आईटी की जरूरत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह की सर्विस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मैं क्या करता हूँ, एक कैप्टिव यूनिट बना लेता हूँ, और वो एक कैप्टिव यूनिट मेरी 5 ब्रांचेस को सर्विसेज देती है। और थर्ड पार्टी मैं कोई नहीं बनाता, मैं कोई फर्म नहीं बनाता, नहीं, मेरी जो है थर्ड पार्टी, जैसे अभी सिक्योरिटी की बात हो रही थी, तो वो मैं किसी भी बाहर वाले को ठेका दे देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ उसके साथ। ठीक, तो यह है नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग। अब आते हैं नीड फॉर आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग की जरूरत क्या है? सबसे पहली बात, फोकसिंग ऑफ अटेंशन। अब यहां पर 2 बातें हैं। आपने सिक्योरिटी का काम किसी बाहर वाले बंदे को दे दिया, तो अब आपका बर्डन कम हो गया, आप अपने मेन काम पे फोकस करेंगे। हम जैसे केल्विन है, हम पढ़ाने पे फोकस करेंगे। वो अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि सिक्योरिटी वालों का इंटरव्यू लो हर महीने और नए बंदे रखो, जाने दो आने दो, वो सब हमारा काम नहीं है। अब यहाँ पर हम अपने काम पे अटेंशन देंगे, और वहां से हमें एक स्पेशलाइज सर्विस मिल रही है जिसको हमें कोई भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, वो उसको उसका मैनेजर मैनेज कर रहा है। दूसरा, क्वेस्ट ऑफ एक्सीलेंस। हमेशा एक्सीलेंट सर्विसेज जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं,
जब भी आप किसी को ठेका देंगे, अब ऐसे तो है नहीं आप बेकार से बेकार कंपनी को देंगे, अच्छी से अच्छी कंपनी को अपनी चीज को आउटसोर्स करने के लिए कहेंगे। कॉस्ट रिडक्शन, हम जितने रुपए में बुलाएंगे बाहर वाले हमें उससे सस्ते में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनके पास एक पूल है, उनके पास एक बहुत बड़ी मैन पावर है, वो कंपटीशन है मार्केट में, तो अच्छे से अच्छे रेट में आपको वो सर्विस मिल जाएगी। ग्रोथ थ्रू अलायंस, बहुत सारी जो चीजें होती हैं, बहुत सारी जो चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के साथ साथ मैंने क्या किया, अपने जो नोट्स हैं वो किसी तीसरी कंपनी को दे दिए कि आप जो है मेरे नोट्स को प्रिंट करेंगे। तो अब यहाँ पर अलायंस बन जाएगा, हम लोग नोट्स लिखेंगे हाथ से और वो लोग हमारे नोट्स को बहुत अच्छे से प्रिंट करेंगे, बुक की फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में। तो इससे क्या होगा, दोनों की ग्रोथ होगी, हमारी भी और उसकी भी। फ्लिप टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भाई देखिए जब फर्म की ग्रोथ होती है, कोई भी फर्म हो, इंडिया के अंदर हो या इंडिया से बाहर हो, जिस देश में वो फर्म चल रही होती है, अल्टीमेटली जो ग्रोथ होती है वो हमारी कंट्री की होती है। क्यों? प्रोडक्शन बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो इससे जो है हमारी ग्रोथ होती है। ठीक है भाई, तो ये है नीड फॉर आउटसोर्सिंग। अब एक है कंसर्न ओवर आउटसोर्सिंग, कि कुछ कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स लोगों ने देखी कि भाई प्रॉब्लम्स हैं आउटसोर्सिंग के अंदर। सबसे पहला क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होती हैं, बट अगर आप आउटसोर्स कर देते हो तो आपको वो सारी चीजें रिवील करनी होती है दूसरी पार्टी के साथ में। देखिए भाई, अगर बिजनेस करना है तो ऐसा नहीं होगा, बिजनेस करना है तो ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ बातें छुपा लें, आपको सब बात बतानी पड़ेगी कि भाई हम सिक्योरिटी गार्ड क्यों रख रहे हैं, हमें किससे खतरा है, हमें ऊपर छत पे से हमें डर है कि भाई कुछ लोग ना आ जाएं, इधर से डर है कि भाई कुछ लोग ना आ जाएं, हमारे पास महंगे महंगे इक्विपमेंट्स है, तो सारी बात बतानी होती है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी थोड़ी जो है यहाँ पर लूज हो सकती है, कुछ गोपनीय चीजें जो होती हैं वो आपको रिवील करनी होती हैं। स्वेट शॉपिंग, स्वेट शॉपिंग का मतलब है, स्वेट मतलब पसीना, तो स्वेट शॉपिंग क्या होता है, हम यहाँ पर स्किल्स स्किल्स जो है स्किल्स नहीं देखते, ज्यादा स्किल्स नहीं देखते ऐसा बोला जाता है, बट मैं मानता हूं यार आउटसोर्सिंग में तो स्किल्स देखना जरूरी है। नॉलेज और स्किल्स वगैरह नहीं देखते, हम क्या देखते हैं, हमें वर्क चाहिए, हमें जो है काम चाहिए। अगर आपने किसी को हायर किया है तो हम चाहते हैं कि अगर वो 12 घंटे के लिए ड्यूटी पे आया है तो 12 घंटे ही ड्यूटी पे रहे, कहीं इधर आधर ना हो। एथिकल कंसर्न्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो अनएथिकल चीजें कर देते हैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, कुछ गलत सलत प्रोडक्ट भी आपके बिहाफ पर बेच सकते हैं। नेक्स्ट इज रिसेंटमेंट इन होम कंट्रीज। रिसेंटमेंट इन होम कंट्रीज का मतलब होता है जो कंपनी, जहां पर फॉर एग्जांपल एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है और वो अपना जो सर्विस है आउटसोर्स कर रही है चाइना में। क्यों कर रही है, वो चाइना से आउटसोर्स क्यों करा रही है, क्योंकि चाइना में उसको लेबर सस्ती लग रही है। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है इंडिया में, बट हमारा काम करके दे रहे हैं चाइना वाले। तो होम कंट्रीज में कभी कभी, होम कंट्रीज के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत आ जाती है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसका एक कंसर्न ये है, ये कुछ कंसर्न है आउटसोर्सिंग के, ये हमारे आउटसोर्सिंग के कंसर्न रहते हैं। कह सकते हैं कि थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बट मैक्सिमम पॉइंट्स हमें तो ये लगते हैं कि भाई देखो कॉमर्स है तो किसी भी चीज का जस्ट लाइक द कॉइन फेजेस, आपका हेड्स और टेल दोनों देखने को मिलता है, तो आपको दोनों चीजें देखने को मिल जाती। ठीक, चलिए अब आते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्सिंग के दो पार्ट हैं, आउटसोर्सिंग के क्या होता है, आउटसोर्सिंग के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स, और एक होता है केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, जब आप, जो आपका मेन कंसर्न है, आपकी जो कोर ऑब्जेक्टिव है, आप उसको छोड़ के कुछ भी काम बाहर से करा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आपने अपने बिजनेस का कुछ प्रोसेस आउटसोर्स कर दिया। लेकिन जब बात आती है केपीओ की, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो आप केवल वही चीज आउटसोर्स करते हैं जिसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी है, ठीक चल रही है, मैंने क्या किया, अपनी कंपनी में टेक्निकल जो चीज है, टेक्निकल, मैं ये रिमोट्स बनाता हूं, लेकिन अगर किसी को भी टेक्निकल इशू आता है तो ये मेरी कंपनी नहीं करती, मैंने इसके लिए एक थर्ड पार्टी को, एक दूसरी दूसरी कंपनी को
मैंने इसका ठेका दे रखा है कि कोई भी रिमोट में गड़बड़ आएगी, वो लोग आपको कॉल करेंगे तो आपको बंदा भेजना पड़ेगा रिमोट ठीक करने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये एक स्पेसिफिक चीज के लिए जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज अ सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग that involves a contracting out a specific business task such as human resources, customer services to a third party service provider। ठीक, तो ये है नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब बिजनेस प्रोसेस भी दो तरह का होता है, बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस। देखो बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस समझो, आप कहीं भी पहुंचो, आप कहीं भी पहुंचो, किसी भी, फॉर एग्जाम्पल आप एक स्कूटी लेने जा रहे हैं, स्कूटी लेने गए तो वहां पर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक फ्रंट ऑफिस, फ्रंट डेस्क जो जाते हैं, जो आपको दिखता है सब कुछ, और बहुत सारा काम होता है जो बैक ऑफिस पे होता है, यानी कि जो हमें अपनी आंख से नहीं दिखता, जो पीछे से होके आ रहा है काम। फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस। तो बैंक ऑफिस के अंदर क्या है, जैसे बिलिंग वगैरह होती है, या गाड़ी है, गाड़ी के अंदर मरम्मत हो रही है, पीछे ऑयल चेंज हो रहा है, सर्विस हो रही है, वो सब बैक ऑफिस का काम रहता है। फ्रंट ऑफिस में क्या है, कस्टमर डीलिंग होती है, कस्टमर को चीजें दिखाई जाती हैं, उसको स्पेसिफिकेशंस बताई जाती हैं, तो ये सब होती है फ्रंट ऑफिस। तो आप दोनों तरह की चीजें आउटसोर्स करा सकते हैं। मैंने एक फर्म खोली, मैंने उसमें फ्रंट ऑफिस का काम जो है बाहर वाली कंपनी से करा रहा हूं, और बैक ऑफिस का काम मैं खुद कर रहा हूं। कई बार क्या होता है, बैक ऑफिस का काम मैं किसी दूसरी कंपनी से करा रहा हूं, लेकिन फ्रंट ऑफिस का काम मैं अपनी खुद फर्म के द्वारा अपने आप लोगों से करवा रहा हूं, अपने लोगों से करवा रहा हूं, तो उसको बोलते हैं फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग। तो बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग कौन सी होती है, इट इंक्लूड आउटसोर्सिंग ऑफ इंटरनल बिजनेस फंक्शंस सच एज बिलिंग और परचेजिंग। ये आप कस्टमर का काम नहीं है परचेज करना, मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना है, इसके अंदर कस्टमर का कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको बैक ऑफिस में रखा जाता है। फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग, इट इंक्लूड्स आउटसोर्सिंग ऑफ कस्टमर रिलेटेड सर्विसेज सच एज मार्केटिंग और टेक्निकल सपोर्ट। जो फ्रंट ऑफिस है, जो सीधे कस्टमर से जोड़ता है, वो कभी कभी हम वो चीज भी आउटसोर्स कर देते हैं, कभी कभी हम जो बैक ऑफिस जिसमें कस्टमर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम उसको वहां से भी आउटसोर्स कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या है, KPO is a form of outsourcing that involves the contracting of knowledge intensive business process that requires, मैंने बोला था स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, स्पेशलाइज्ड डोमेन एक्सपर्टाइज टू अ थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइडर। फिर मैंने बोला था इसके बाद में इसकी जो भी कोई खराबी होगी, टेक्निकल इशू आएगा, तो वो मैंने एक थर्ड पार्टी को दे रखा है। नॉलेज, उसके लिए क्या होगा, एक इंजीनियर चाहिए होगा प्रॉपर इस रिमोट को चलाने के लिए, इस रिमोट को ठीक करने के लिए, तो इसको बोला जाता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आइए दिखाते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का कहां कहां जरूरत होती है। अब आप इन सब में देखेंगे कहीं ना कहीं एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत होती है KPO के अंदर। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको R&D के लिए बहुत ज्यादा क्वालिफाइड बंदे रखने होते हैं। लाइक एनिमेशन एंड डिजाइन कोई भी नहीं कर सकता, वही कर पाएगा जिसके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री होगी एनिमेशन की। मेडिकल सर्विसेज KPO में आ जाता है। और बताएं, डेटा एनालिटिक्स, IPR, लीगल सर्विसेज, इसके लिए आपको प्रॉपर लीगल जो चीजें होती हैं, लीगल कोर्स होता है, वो LLB लोगों को हम रखते हैं, जो लोग वकील होते हैं बहुत ज्यादा लीगल सर्विसेज के लिए, CS इन लोगों को लीगल सर्विसेज के लिए रखा जाता है। तो इसी के साथ क्या होता है, ये वाला चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ये अब यहाँ पर खत्म होता है। बहुत कम समय में हो गया, कितना समय लगा, लगभग 45 मिनट्स में पूरा हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। मजेदार वाली बात है, 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब करना ये है, मेहनत से पढ़ना है, और ये इस वाले वन शॉट के बाद अब जो हम लाइव आते हैं, लाइव जरूर देखिए, क्योंकि लाइव के अंदर हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको। अब जो है इसको वन शॉट को और छोटा कर दिया, पहले इसके अंदर मैंने क्वेश्चंस भी ऐड किए थे, बच्चों की डिमांड आई सर क्वेश्चंस अलग से कराइए। क्वेश्चंस जो है अब मैं लाइव आकर के करा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अपने दोस्तों के, भाई बंधुओं के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो। और शेयरिंग इज केयरिंग, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, इट मींस यू आर केयरिंग फॉर दी सोसाइटी। तो सोसाइटी के लिए एक जिम्मेदार बंदे बनिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे वन शॉट से वो पूरा सिलेबस जल्दी से जल्दी निपटा सकें। पता है बच्चों की मेंटेलिटी यही होती है कि हमें बस ऐसी वीडियो मिल जाए, ऐसा कंटेंट मिल जाए जो 1 आध घंटे में हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट करा दे। तो इससे बढ़िया वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेंगी वन शॉट्स में, और आप ही की वजह से, आप ही की रिक्वेस्ट पे सारी वीडियोस आ रही हैं। हम वन शॉट से आपका पूरा सिलेबस कराएंगे। और इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए कैल्विन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड बाय।